हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? उपेंद्र पाल, रेखा, नीतू, रंजीत, रामलखन, मोहित विश्वकर्मा, प्रशांत कुमार, दीक्षा, सोनू कुमार, निधि, अरविंद, आनंद, दीपक, धीरज, सुरेंद्र, अमित, उमेश रॉय, श्रीकांत। चलिए भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेटा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर कोई पूछे कि इतनी क्लास लगने का रीज़न क्या है, तो इतनी क्लास लगने का रीज़न जस्ट ये है कि एक तो हमें समय कम मिल पाता है। मेरी 5 से 6 तारीख में मेरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बैच में। तब हम लोग जो है वो थोड़ा सा टाइम को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है भाई। और फिर दूसरा रीजन है कि आप लोगों का बहुत मतलब धीरे धीरे चलना। मैं भी चीजों को बहुत बार रिपीट कर रहा होता हूँ। तो ये सारी चीजें तब तक चल रही हैं जब तक कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। उसके बाद जो है हम लोग स्पीड बना रहे होंगे और कोर्स तो खत्म होगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि शानदार तरीके से कोर्स खत्म हो। मतलब मोस्टली बच्चा जो है वो सेटिस्फाई रहे। सबको सेटिस्फाई करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोस्टली बच्चा जो है वो सेटिस्फाई रहना चाहिए। ये मेरी कोशिश रहती है, ये मेरी मतलब सोचता हूँ, ये मेरी थिंकिंग रहती है, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के अपनी क्लास से। तो आज हम लोग मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे और कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को खत्म करके मैं कल क्लास को खत्म कर दूंगा पूरा, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन को खत्म कर दूंगा, ठीक है। फिर मंडे से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा आज के पहले क्वेश्चन से। अगर मैं बात करूं तो कल एक क्वेश्चन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी इतनी प्रैक्टिस होने के बावजूद भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जिन पे दिमाग जो है वो एकदम से क्लिक नहीं कर पाता है। और यही चीज हम लोगों की पेपर में हो रही होती है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोगों को नहीं जाना है। मेरा तो ये टॉपिक तैयार है, मैं इसे छेड़ूंगा नहीं। तो भाई बहुत सारी चीजें जो है वो हो जाती हैं, जो मतलब कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन नहीं हो पाता है ना। दिमाग में क्लिक नहीं कर पाता कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्चुअल में हो तो तभी गया था, निकलते ही चीजें दिमाग में क्लिक कर गई, लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं भेजा कि कल क्लास में ही आप लोगों को समझा दूंगा। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि आप लोग मेरे नोट्स, मेरी क्लास के क्वेश्चंस, मैं जो किताब आप लोगों को बताता हूं उस किताब को छोड़ के, पीडीएफ को छोड़ के, वर्कशीट छोड़ के कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना किसी और राइटर की बुक लेने की जरूरत है, ना कहीं और कुछ करने की जरूरत है ना। इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए ध्यान से। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, आप भी कहोगे जी इतना आसान क्वेश्चन था। एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं, यानी सिक्कों का अनुपात जो दिया है, पहले तो कहा है 10 रुपए के सिक्के हैं, फिर कहा है 5 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के भी कुछ सिक्के हैं। क्वेश्चन ने कहा है 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का गुणनफल, 5 रुपए और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या के गुणनफल और 2 रुपए और 10 रुपए की सिक्कों की संख्या के गुणनफल का अनुपात ये दिया हुआ है। तो हमने लगभग ठीक माना था कि अगर मैं इसकी संख्या एक्स मान लेता हूं, इसकी संख्या वाई मान लेता हूं, इसकी संख्या जेड मान लेता हूं, तो उसने कहा था कि 10 और 5 के सिक्कों की संख्या के गुणनफल, ये सिक्कों की संख्या है तो इसका गुणनफल हो जाएगा एक्स वाई। आगे कहा है 5 और 2 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल, तो उसने कहा है वाई और जेड। और आगे कहा है 2 और 10 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल, यानी जेड एक्स का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है। वो रेशियो कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त? 3, 4, 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3, 4, 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, यहां 2 2 का रेशियो करके दे रखा है।
आप पहले ना इन दोनों का रेशो निकाल के देखिए, इन दोनों के रेशो से आपको क्या मिलेगा। जब इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो क्या y से y कट जाएगा। यहां से आप एक चीज बता सकते हैं कि x और z का रेशो जो आएगा वो 3/4 निकल के आ जाएगा। आएगा या नहीं। अगर मैं यहां देखूं इन दोनों का रेशो निकालूं तो z से z कट जाएगा, तो y और x का रेशो कितना निकल के आएगा। y और x का रेशो जो है वो 4/2 निकल के आएगा। आएगा या नहीं। अब एक बात समझिएगा मेरे दोस्त, मैं एक बहुत बढ़िया बात आप लोगों को बताता हूं। यहां अगर देखोगे तो x की वैल्यू कितनी है तो आप बताओगे 1 है, और यहां x की वैल्यू कितनी है 3 है। तो जब दोनों ही जगह x है तो वैल्यू भी समान होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त वैल्यू को समान कर दो। कैसे करोगे। इसे 3 बनाने के लिए मेरे दोस्त 3 की गुणा यहां कर दो, 3 की गुणा यहां कर दो। तो क्या मैं इस रेशो को लिख सकता हूं 6/3। अब आप देखेंगे x की वैल्यू यहां भी 3 है, x की वैल्यू यहां भी 3 है। क्या वैल्यूज सेम हो चुकी है। जब वैल्यूज सेम हो जाती हैं तो आप डायरेक्टली एक्स वाई जेड का रेशो लिख सकते हैं। कितना आएगा। x की वैल्यू 3 है 3, y की वैल्यू 6 है 6 लिख दीजिए, और z की वैल्यू बेटा 4 है। तो इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात आ जाएगा 3 6 4। यानी कि x जो है वो 3 होंगे, y जो है वो बच्चा 6 होगा, और z जो है वो 4 होगा। होगा या नहीं। क्वेश्चन ने कहा है कि उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है। कम से कम पूछ रहा है। अगर कम से कम पूछ रहा है तो बेटा सबका एक एक सिक्का कम से कम, इससे कम तो हो नहीं सकता। यानी अगर मैं कहूं कि 10 रुपए का, 10 रुपए के बेटा केवल और केवल 3 सिक्के हो सकते हैं। कम से कम 3 सिक्के हो सकते हैं। 3 का मल्टीपल सबसे पहला सबसे छोटा मल्टीपल 3 ही है। तो 10 रुपए के मिला के बेटा टोटल 30 रुपए हो जाएंगे उसके पास। 5 रुपए के कम से कम 6 सिक्के हो सकते हैं, तो 5 6 30 रुपए कम से कम यहां हो जाएंगे। और 2 रुपए के 4 सिक्के हो सकते हैं, कम से कम 8 रुपए उसके पास जो है वो यहां रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकते हैं मेरे दोस्त। तो आप क्या कहेंगे। आप ये कहेंगे 30 और 30 60 और 8 68, यानी कम से कम उसके पास 68 रुपए तो होंगे ही होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए मेरे दोस्त। 3 तरीके के सिक्के हैं, 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए। इन सिक्कों का मैंने मान लिया कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। उसने कहा है पहले 2 का गुणनफल, अगले 2 का गुणनफल, और लास्ट के और पहले का गुणनफल आपको 3 4 2 दिया हुआ है। आपने इन दोनों का रेशियो निकाला, y से y कट गया तो x और z का रेशियो 3/4 निकल के आया। फिर आपने इन दोनों का रेशियो निकाला, z से z कट गया तो y/x का रेशियो 4/2 यानी 2/1 निकल के आया। अब आप क्या है x की वैल्यू को समान कर लो, क्योंकि दोनों ही जगह x है तो वैल्यू भी समान होनी चाहिए। तो 1 को 3 करने के लिए 3 की गुणा यहां, तो रेशो कहता है पूरे रेशो में 3 की गुणा करनी पड़ेगी। यानी ये 6 3 आ चुका है। जब आप देखोगे x की वैल्यू समान हो चुकी है तो अब तीनों का रेशो आसानी से लिख पाओगे। x की वैल्यू क्या लिख दी 3, y की वैल्यू क्या लिख दी 6, और z की वैल्यू क्या लिख दी 4। यानी कम से कम 10 रुपए के 3 सिक्के तो होने ही होंगे। कम से कम 5 रुपए के 6 सिक्के तो होने ही होंगे। कम से कम 2 रुपए के 4 सिक्के तो होने ही होंगे। तो मेरे दोस्त कम से कम 68 रुपए तो उसके पास रहेंगे ही रहेंगे। और उसने ये कहा है बेटा तीनों का एक एक सिक्का भी ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त वो 3 का रेशो कैसे आ जाएगा। अगर तीनों का आपने एक एक सिक्का ले लिया, मान लो तीनों का एक एक सिक्का ले लिया, तो ये रेशो 3 6 4 के अनुपात में कैसे आ जाएगा। 13 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, नहीं देख सकते 13 का मल्टीपल। अगर उसने सिक्कों की संख्या पूछी होती कि कम से कम सिक्के कितने हो सकते हैं, तो हम फिर 13 बता रहे होते। लेकिन रुपीज पूछा है तो रुपीज 68 13 का मल्टीपल थोड़ी ना। रुपीज 68 13 का मल्टीपल थोड़ी ना। कम से कम 3 6 4 का अनुपात लाना है तो इसके 3 वैल्यू होनी होगी, इसकी 6 वैल्यू होनी होगी, और इसकी 4 वैल्यू होनी होगी। ये 3 का पहला गुणज है, ये 6 का पहला गुणज है, ये 4 का पहला गुणज है। इससे आगे तो फिर कुछ भी वैल्यू बढ़ सकती है। उसने कम से कम पूछा है तो कम से कम में यही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कल मैंने हीरे के क्वेश्चन कराए थे। हीरे का क्वेश्चन जो है वो मैंने घर के लिए आप लोगों को दिया था। एक बार मुझे इसे क्वेश्चन को बता देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बार मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि प्राइस जो है वो उसके वेट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक 14 ग्राम के हीरे की कीमत 2560 है। बेटा एक 14 ग्राम का हीरा है और इसकी कीमत दे रखी है 2560। इसकी कीमत कितनी दे रखी है? 2560 दे रखी है। इसकी कीमत कितनी दे रखी है दोस्त? 2560 दे रखी है। आगे क्या कह रहा है? यह हीरा 5 नौ के अनुपात में दो टुकड़ों में टूट जाता है। पहला हिस्सा कितना है? 5 का है। दूसरा हिस्सा कितना है? 9 यूनिट का है। पहला हिस्सा 5 यूनिट का है, दूसरा हिस्सा 9 यूनिट का है। आगे बढ़ते हैं। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब एक चीज समझना, क्या जब क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा जाता है, क्वेश्चन रेशो में पूछा जाता है, तो क्या इनिशियल वैल्यू लेने की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे इनिशियल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इससे भी आंसर को निकाल सकते हो। उसने कहा है जो मूल्य जो है उसके वजन के वर्ग के बराबर है। तो अगर वजन इसका 14 ग्राम है तो इसका वर्ग कर देंगे तो क्या 196 रुपए इसका मूल्य आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। जब ये दो हिस्सों में टूट गया, दो हिस्सों में टूट गया मेरे दोस्त, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी पहला हिस्सा 5 यूनिट था, दूसरा हिस्सा 9 यूनिट था, तो दोनों को मिला के क्या 14 यूनिट हो चुका है। तो जब इसका वजन 5 यूनिट है तो इसका बेटा प्राइस कितना हो जाएगा? वजन का वर्ग हो जाएगा। इसका प्राइस कितना हो जाएगा? वजन का वर्ग हो जाएगा, यानी इसकी कीमत 81 रुपए हो जाएगी। अगर मैं दोनों की कीमत आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे जी 106 रुपए कीमत जो है वो टूटने के बाद कीमत हो जाएगी। ठीक है, 196 रुपए टूटने से पहले कीमत थी, 106 रुपए टूटने के बाद कीमत है, तो मेरे दोस्त हानि कितने की हो जाएगी? 90 रुपए की। हानि होती किस पर है? हमेशा शुरुआत वाले मूल्य पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? 100 पर कितनी हो जाएगी? अब मेरे दोस्त यहां से सॉल्व करो। 2 से काटो 45 बार, दो नाम 18 और दो अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 49 बार। काटेंगे क्या? अब आप ये समझिए 49 से जब हम 50 को काटेंगे तो 50 एक पॉइंट कुछ बार कटेगा, तो 45 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा, 45 से थोड़ा सा ज्यादा। तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन से जाएंगे, जब 50 को 49 से काटेंगे तो बिल्कुल नजदीक है, 49 पॉइंट एक पॉइंट कुछ बार कटेगा, और 45 की गुणा एक पॉइंट कुछ में करेंगे तो 45 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर 45.92 आ जाना चाहिए। एक बार आप सॉल्व कर लेंगे, ये बहुत दूर बैठ रहा है। अगर मैं आपकी जगह बैठा होता एग्जाम में तो मैं इसको टिक नहीं करता, फिर मैं इसको टिक करता, है ना। स्क्वायर क्यों करेंगे बेटा? क्वेश्चन ने बोला है कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के बराबर है, यानी जितना भी उसका वजन है उसका वर्ग कर देंगे तो कीमत निकल के आ जाएगी। यहां उसका 5 वजन है तो 25 कीमत आ जाएगी, यहां उसका 9 वजन है तो 81 कीमत आ जाएगी। टूटने से पहले 196 कीमत थी, टूटने के बाद 106 कीमत रह गई। घाटा कितने का? 90 का। घाटा किस पर हुआ? 196 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 3 4 6 नहीं है सर, 3 4 2 है। बेटा रेशो निकालोगे तो 3 4 6 ही आएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू को सेम किया था। 90 कहां से आया? बेटा एक बात बताना, 90 कहां से आया? फिर ऐसे कोर्स खत्म हो जाएगा जैसे आप चाह रहे हो। 196 की चीज को अगर आप 106 में बेचोगे तो घाटा कितने का होगा? तो आप कहेंगे 196 में से 106 घटा दो, 90 रुपए का घाटा होगा। घाटा होता किस पर है? 196 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ऐसे ही तो मैंने क्वेश्चन को किया है। नेक्स्ट सवाल को समझिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20। 2560 वैल्यू इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि चीजें परसेंटेज में पूछी हैं। 2560 वैल्यू केवल कैलकुलेशन को टफ करने का काम करेगा।
अगर कभी भी परसेंटेज या रेशो पूछा जाता है तो हम अपने हिसाब से वैल्यू ले लेते हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। 2560 को लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक परीक्षा में पास होने वाले से फेल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात जो था वो 5:2 था। यानी कि अगर मैं कहूं पास और फेल का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 5:2 दिया हुआ है। यदि फेल उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक होती तो पास उम्मीदवारों की संख्या का फेल होने वाले की संख्या से अनुपात 4:3 हो जाता। तो उसने कहा है परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरी बात को थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले उसने पास और फेल का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है कि 5:2 है। उसने ये कहा है अगर फेल जो है वो 14 कम हुए होते, या अच्छा फेल जो है यदि उन अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक होती, यानी फेल जो है वो 14 अधिक हुए होते। अगर फेल 14 अधिक हुए होते तो क्या पास जो है वो 14 कम हुए होते। भाई अगर मैं कह रहा हूं पहले 20 विद्यार्थी पास होते थे और 10 विद्यार्थी फेल होते थे, तो अगर मैं कहूं कि अब 5 विद्यार्थी ज्यादा फेल हो रहे हैं तो अब 15 फेल हो रहे होंगे। तो जब ज्यादा फेल हो रहे हैं उतने ही कम पास हो रहे होंगे। अगर 14 विद्यार्थी फेल वाले बढ़े हैं तो वो पास वाले 14 विद्यार्थी घटे होंगे क्या। ठीक है भाई। इतना होने के बाद रेशो क्या हो जाता है, पास और फेल का रेशो 4:3 हो जाता है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कल मैंने आपको एक क्रॉस मेथड बताया था, कल या परसों मैंने आपसे कहा था जब शुरुआत में आपको रेशो दिया हुआ हो, कुछ संख्या घटाने और बढ़ाने के बाद फिर रेशो दिया हुआ हो, तो आप जो है उसमें क्रॉस मेथड लगा देंगे। यहां शुरुआत का रेशो आप लोगों को दिया हुआ था, फिर घटाने और बढ़ाने के बाद का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, तो यहां क्रॉस मेथड आप लोग लगा देंगे। ठीक है, देखिए अब ध्यान से। क्रॉस मेथड क्या कहता, क्या है, आप इसकी गुणा इसमें करिए, 14 चौका 56 हो जाएगा। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है, ये कम वाला है क्योंकि माइनस में है, 14 तिया 42 हो जाएगा। अब इधर क्या लिखना है मेरे दोस्त, 5 तिया 15 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 15 में से 8 घटा दोगे तो बेटा कितना आएगा, 7 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 और 2 8, 5 4 9 हो जाएगा। आएगा या नहीं। अब देखिए थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो परीक्षा में बैठने वाले छात्र कितने थे, अगर 5 पास हुए हैं 2 फेल हुए हैं तो वो आपसे 7 पार्ट की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे 7 पार्ट की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है और 7 पार्ट की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी है, 98 है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग इसे मेथड से करना चाहते हैं तो भाई मेथड से भी कर सकते हैं। रेशो कितना दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। आप इसकी एग्जैक्ट संख्या 5a और 2a मान लीजिए। इसकी संख्या जो है 5a किसकी है बेटा, 5a जो है वो पास होने वाले हैं, 2a जो है वो फेल होने वाले हैं। उसने कहा है अगर 14 अधिक फेल हुए होते, 14 अधिक फेल हुए होते तो पास 14 कम होते। इनका रेशो अब दे रखा है 4:3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4:3 इनका रेशो दे रखा है। बस यहां से सॉल्व कर लो। 5 तिया 15a होगा, माइनस 14 तिया 42 होगा, 4 दूनी 8a होगा, प्लस 14 चौका 56 होगा। यहां से देखेंगे 15 में से 8 गया, 7 बचेगा और 42 और 56 जो है वो 98 हो जाएंगे। बस ये आ चुकी है आपके सामने 7a की वैल्यू। और उसने कहा है टोटल कितने विद्यार्थी थे, 5a पास होने वाले, 2a फेल होने वाले, टोटल 7a विद्यार्थी थे। तो 7a की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 98 आ चुकी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। ये मेथड था आप लोगों के सामने, ये मेथड था आप लोगों के सामने, और यहां जो है ये मैंने क्रॉस मेथड आपको लगाया है। ठीक है सर, -42 बेटा लिख दिया, -42 यहां लिख दिया है ना, माइनस माइनस प्लस तभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक फर्म में 70 पुरुष हैं और 100 महिलाएं हैं, काम कर रही हैं। एक फर्म है, इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, मेल की संख्या है 70 और फीमेल की संख्या कितनी है, 100 आप लोगों को दी हुई है।
एक सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान समान संख्या में पुरुष और महिलाओं की भर्ती की जाती है, यानी जितने पुरुष भर्ती किए जाते हैं उतनी ही महिलाएं भर्ती की जाती हैं, तो उनका अनुपात 3-4 हो जाता है। तो आप लोग कहेंगे भर्ती के बाद फर्म में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत में संख्या दी हुई थी मेरे दोस्त ये, यानी कि महिला कितनी है, मेल कितने हैं 70 है, और फीमेल कितने हैं 100 दी हुई है, ये दी हुई है। मैंने मान लिया इसके अंदर ए तो मेल बढ़े और ए ही फीमेल बढ़ी होंगी, क्योंकि समान संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो अब जो है वो मेल इतने हो चुके होंगे और फीमेल जो है वो इतनी हो चुकी होंगी। तो उसने कहा है दोनों का रेशो 3-4 हो जाता है, दोनों का रेशो जो है वो 3-4 हो जाता है। तो यहां से क्या देंगे, 4 की गुणा 70 में करेंगे कितना आएगा, 280 आएगा। 4 की गुणा ए में करेंगे 4 ए आएगा। 3 की गुणा 100 में करेंगे 300 आएगा, और 3 की गुणा ए में करेंगे 3 ए आएगा। 4 में से 3 जाएगा ए बचेगा, और 300 में से 280 जाएगा तो 20 बचेगा। क्या ए की वैल्यू 20 निकाल चुके हो? यानी कि आप लोग कहोगे 20 तो पुरुष बढ़े हैं और 20 ही महिलाएं बढ़ी हैं। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, भर्ती के बाद यानी भर्ती होने के बाद फर्म में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी होगी। अगर भर्ती के बाद पूछ रहा है 70 और 20 90 तो पुरुष काम कर रहे होंगे, और भर्ती के बाद 100 और 20 120 महिलाएं काम कर रही होंगी, यानी टोटल जो रहने वाले हैं, टोटल जो व्यक्ति रहने वाले हैं वो 210 रहने वाले हैं। टोटल जो व्यक्ति रहने वाले हैं वो 210 रहने वाले हैं। एक बच्चा पूछ रहा है जी -14 कैसे हुआ। बेटा अगर एक क्लास है उसमें देखो ध्यान से समझो, अगर एक क्लास है उसमें 20 विद्यार्थी पास होते हैं और फेल वाले विद्यार्थी जो हैं वो 15 हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, फेल होने वाले विद्यार्थी जो है वो 3 बढ़ गए, यानी अब जो है वो 18 व्यक्ति जो है वो फेल हो रहे हैं। तो बेटा यहीं से तो फेल हुए होंगे, इसका मतलब अब पास जो है वो 20 नहीं रहे होंगे, अब पास जो है वो 17 हो गए होंगे। क्योंकि आप जोड़ो पास और फेल को, यहां जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 35 आएगा, यहां जोड़ोगे तो कितना आएगा 35 आएगा। यानी अगर फेल होने वाले छात्र बढ़े हैं तो पास होने वाले उतने ही छात्र घटे होंगे। अगर उसने कहा है कि 14 छात्र जो है वो फेल ज्यादा हुए हैं, तो ये कॉमन सेंस हम लोगों को लगाना है कि 14 छात्र जो है वो कम पास हुए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, यहां से वो तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कहता है कि दोनों में इंक्रीमेंट कितने कितने का हुआ, तो आप कहना 20 पुरुष बढ़ गए 20 महिलाएं बढ़ गई। अगर भर्ती से पहले का पूछा जाता तो वो पूछेगा ही नहीं, 70 और 100 170 रहता, लेकिन भर्ती के बाद का पूछा जा रहा है तो ये 70 और 20 कितने 90 हो जाएंगे, और 100 और 20 120 हो जाएंगे, दोनों को जोड़ोगे तो 210 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताएंगे क्या होगा। क्रॉस मेथड इसलिए नहीं लगेगा बेटा, केवल एक ही रेशो दिया हुआ है, ना तो ये कहा है कि कितनी संख्या बढ़ी या कितनी संख्या घटी। क्रॉस मेथड हमेशा हम लोग वहां लगा रहे होते हैं जहां एक रेशो आप लोगों को दिया हो, उसके बाद घटाने और बढ़ाने के बाद फिर रेशो आप लोगों को दिया हो, तो समझ जाना क्रॉस मेथड वहां पे लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, एक स्कूल में कक्षा 10 के 3 वर्गों में छात्रों की संख्या जो है वो 3 5 8 के अनुपात में है, यानी 3 वर्ग हैं। मैंने ले लिया बेटा 3 सेक्शन है, ए बी और सी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसमें छात्रों की संख्या जो दे रखी है वो 3 5 और 8 दे रखी है, छात्रों की संख्या 3 5 8 के अनुपात में है। यदि तीनों खंडों में क्रम से 15 30 15 और अधिक छात्रों को प्रवेश दिया जाता, यानी कि यहां 15 छात्रों को और अधिक प्रवेश दिया जाता, यहां जो है वो 30 छात्रों को और अधिक प्रवेश दिया जाता, और यहां जो है वो 15 छात्रों को और अधिक प्रवेश दिया जाता, तो अनुपात क्या हो जाता, नया अनुपात जो है वो 4:7:9 हो जाता। नया अनुपात क्या हो जाता, नया अनुपात जो है वो 4:7:9 हो जाता। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने कहा है नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या थी।
नए प्रवेश से पहले, मतलब इन नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या थी, तो आंसर जो होगा वो 8 और 5 13 और 3 16 का मल्टीपल होगा। 16 का मल्टीपल ये भी है, 16 का मल्टीपल ये भी है, 16 का मल्टीपल ये भी है और 16 का मल्टीपल ये भी है। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल, देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई इसमें भी मैं जो है वो क्रॉस मेथड लगाऊंगा तो बिल्कुल लगा सकते हैं। पहले जो है वो 7:10 का रेशो दिया हुआ था, मैंने कहा एक एक्स बढ़ा होगा, मेल अच्छा दोनों बढ़ रहे हैं तो ये भी एक्स होगा ये भी एक्स होगा, रेशो कितना हो जाता है 3-4 हो जाता है। जो मैंने बताया है उससे कर सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन क्रॉस मेथड लगाने से ज्यादा आसान रहेगा यहां ये वाला मेथड, ये वाला मेथड ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनिए। अब दोस्त अब हम करें क्या, देखो ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जस्ट ये रेशियो दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके आगे ए लगा लूं, यहां 3A छात्र हैं, यहां 5A छात्र हैं और यहां 8A छात्र हैं, तो ये टोटल एग्जैक्ट वैल्यू मैं मान लेता हूं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 3A में 15 जोड़ दिया जाए, अगर मैं आपसे कहता हूं 3A में 15 जोड़ दिया जाए तो क्या ये अब वाले छात्र आ जाएंगे? मैंने कहा कि 5A में 30 जोड़ दिया जाए, 5A में 30 जोड़ दिया जाए और दोनों का रेशो निकाला जाए तो क्या दोनों का रेशो 4-7 के बराबर आएगा? मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, पहले अगर 3A विद्यार्थी थे उसमें 15 को जोड़ दिया जाए तो अब वाले विद्यार्थी आ जाएंगे, 5A में 30 को जोड़ दिया जाए तो अब वाले विद्यार्थी आ जाएंगे और दोनों का रेशो निकालोगे तो ये वाला रेशो निकल के आ जाएगा। तो अब यहां से देखिएगा मेरे साथी, 7 की गुणा 3 में करेंगे तो 21 से आएगा, 15 सत्ते 105 होगा। यहां देखेंगे 5 चौक 20 ए हो जाएगा और 30 चौक 120 हो जाएगा, होगा या नहीं? अब 21 में से 20 जाएगा तो ए बचेगा, 105 उधर जाएगा तो 120 में से 105 जाएगा तो 15 बचेगा। क्या ए की वैल्यू 15 आ चुकी है? ए की वैल्यू 15 आ चुकी है तो 15 तिया सेक्शन ए में 45 छात्र हैं, ए की वैल्यू 15 आ चुकी है तो 15 पंजे सेक्शन बी में 75 छात्र हैं, ए की वैल्यू 15 आ चुकी है तो 15 अट्ठे सेक्शन सी में 120 छात्र हैं। अब आप कहोगे जी इसमें क्रॉस नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप शुरू के 2 पे क्रॉस लगा लीजिए, आप शुरू के 2 पर क्रॉस लगा लीजिए, वहां से ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, तो क्रॉस के झमेले में नहीं पड़ना है। क्रॉस केवल वहां लगाना है जहां केवल 2 वैल्यूज दी हो और आसानी से क्रॉस लग जाए। यहां 3 वैल्यूज आप लोगों को दी हुई थी, या तो शुरू के 2 पे आप क्रॉस लगा लो, तब आप लोग इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू रख के एक की वैल्यू निकाल के तब इन दोनों में गुणा कर दो, या फिर उसका दूसरा बेहतरीन तरीका ये आपके सामने है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, 2 रेशो लेकर ही किया है मैंने बेटा, मैंने इन दोनों रेशो को लेकर ही क्वेश्चन को किया है। आप चाहे तो इन दोनों रेशो को लेकर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप चाहे तो पहला और तीसरा रेशो भी लेकर क्वेश्चन को कर सकते हैं। 22 में क्रॉस मेथड बिल्कुल लग सकता है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हाँ बिल्कुल सहमत हूं, क्रॉस मेथड जरूर लग सकता है। दूसरा, अगर आप छोटी सी अप्रोच लगाओगे, छोटी सी अप्रोच लगाओगे, वो कौन सी अप्रोच है? यहां कितने छात्र थे? 3 छात्र थे, यहां कितने छात्र हो गए? 4, तो आपके हिसाब से कितने छात्र बढ़े? आपने कहा 1 छात्र बढ़ा। यहां कितने छात्र थे? 8, यहां कितने हो गए? 9, आपके हिसाब से कितना छात्र बढ़ा? 1 छात्र बढ़ा। यहां 5 छात्र थे, यहां कितने हो गए? 7, आपके हिसाब से कितने छात्र बढ़े? तो आप कहेंगे 2 छात्र बढ़े। अब आप ये देखिए, जब छात्र 1 बढ़ता है तो क्वेश्चन ने दिया है छात्र 15 बढ़ते हैं, यानी मैं यहां से कह सकता हूं 1 की वैल्यू जो है वो 15 के बराबर है। भाई यहां भी 1 बढ़ा तो क्वेश्चन ने 15 दिया हुआ है, यहां भी 1 बढ़ा तो क्वेश्चन ने 15 दिया हुआ है, यानी इन दोनों से मैं निकाल सकता हूं 1 की वैल्यू 15 है। तो क्या ये 1 की वैल्यू 15 यहां भी सेटिस्फाई कर रही है? अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। यहां 30 छात्र बढ़ रहे हैं तो ये सेट हो चुका है कि 1 की वैल्यू 15 है। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 3 की वैल्यू 45 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 5 की वैल्यू 75 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 8 की वैल्यू 120 आएगी। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा।
तो मैंने 3 अप्रोच आपको इस क्वेश्चन पे बताई। एक तो आप लोग जा सकते हैं इस वाले मेथड से, जब दोनों मेथड लेके रेशो के बराबर लिख देंगे, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये हर जगह इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, आप जा सकते हैं क्रॉस मेथड से, आप इन दोनों पर क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। शुरू का रेशो ये दिया हुआ है, घटाने बढ़ाने के बाद का रेशो ये दिया हुआ है, तो आप इन दोनों पर क्रॉस मेथड भी लगा सकते हैं। वहां से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू वो है तो एक की वैल्यू कितनी, तो इन दोनों की वैल्यू आप लोग निकाल देंगे। तीसरी अप्रोच मैंने आप लोगों को बताई कि आपने देखा कि यहां 1 बढ़ रहा है, यहां 1 बढ़ रहा है और यहां 2 बढ़ रहे हैं, तो आपने देखा जब 1 बढ़ता है तो दोनों तरफ 15 दे रखे हैं, यानी आपने कंक्लूड कर लिया कि 1 की वैल्यू 15 है, तो 2 की वैल्यू 30 बढ़नी चाहिए और 30 ही बढ़ रही है, यानी ये फिक्स हो चुका है कि 1 की वैल्यू 15 है। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 3 की वैल्यू 45 होगी, 1 की वैल्यू 15 है तो 5 की वैल्यू 75 होगी, और 1 की वैल्यू 15 है तो 8 की वैल्यू 120 हो जाएगी। वर्गों में बोल रहा है, वर्ग में नहीं बोल रहा, वर्ग का मतलब बेटा सेक्शन है, 3 वर्ग का मतलब है सेक्शन, ये रहा 3 सेक्शंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन हमेशा ये वाला रूल फॉलो नहीं करता है, तीसरा वाला रूल हमेशा फॉलो नहीं करता है, ये वो रूल है जो हमेशा फॉलो करेगा। यहां हो सकता था अगर 28 दिया होता तो हम यहीं फेल हो जाते, फिर 1 बराबर 15 तो 2 बराबर 28 कैसे हो जाएगा, तो फिर हम इस नियम को नहीं लगा रहे होते। ठीक है, बहुत शानदार बेटा। नहीं, आप प्लीज ऐसे मत कहा करो कि तीनों मेथड से मत कराया करो, आपको मैं थोड़ा सा आपकी मतलब थिंकिंग को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। आप यकीन मानिए अद्भुत रिजल्ट निकल के आएगा। आप लिखिए तो सही अपनी कॉपी में तीनों रिजल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है। हाँ हाँ, क्रॉस मेथड हमेशा 2 पे लगा के, कोई से भी 2 पे लगा के क्रॉस मेथड लगा दो, है ना। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात दे रखा है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। क्या बॉयज और गर्ल्स का रेशो जो दिया हुआ है वो 2:5 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं, भाई 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं, छोड़ के गए हैं तो -10 हो गया, और 20 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती हैं, 20 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती हैं, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का नया अनुपात जो है वो 4 और 25 हो जाएगा। क्या आपके दिमाग में आया कि इसमें क्रॉस मेथड लग जाएगा? क्या आपके दिमाग में आया? हाँ, क्या आपके दिमाग में आया कि इसमें क्रॉस मेथड लग जाएगा? सुनिए ना थोड़ा ध्यान से। शुरुआत में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:5 दिया हुआ है, उसमें 10 लड़के छोड़ के चले गए, 20 लड़कियां और आ गई, घटने और जुड़ने के बाद का रेशो दिया हुआ है, तो दिमाग में आना चाहिए क्रॉस मेथड लगेगा। अगर बाई चांस क्रॉस मेथड दिमाग में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, इसे 2a मान लेंगे, इसे 5a मान लेंगे। 2a में 10 घटा देंगे, 2a -10, 5a में 20 जोड़ देंगे, 5a + 20, दोनों के रेशो को 4/25 के रेशो के बराबर लिख देंगे, वहां से a की वैल्यू निकाल देंगे। ये भी कोई बहुत लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, वो मेथड है जो हमारी मैथ की सोच को बदलता है, यानी वहीं से सारी ये ट्रिक प्रिक जो आई है वो वहीं से आई है। ये क्रॉस मेथड जो बना है वो ट्रेडिशनल मेथड से बना है, तो ट्रेडिशनल मेथड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा ध्यान से समझना। हाँ, आपने कहा जी लगाइए क्रॉस मेथड, तो 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, माइनस करना है, 25 ढाई 250 हो जाएगा, माइनस के 250। अच्छा, बड़ा कौन, प्लस का 80 या माइनस का 250? आप कहेंगे प्लस का 80 बड़ा है, तो प्लस के 80 में से माइनस करना है माइनस का 250। ठीक है भैया, ये गुणा कर दिया आपने, ठीक वैसे ही गुणा ऊपर कर दीजिए, 25 दूनी 50 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा, तो इसे बराबर लिख दीजिए, 50 - 20 के बराबर लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, 50 में से 20 जाएगा, 30 बचेंगे, 80 और 250 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 250 और 330 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 0 से 0 कट जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 11 आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन ने पूछा क्या है, अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, यानी घटने बढ़ने के बाद वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 1 बराबर 15 हो गया, तो लड़के शुरुआत में कितने रहे होंगे, 22 रहे होंगे। 11 2 बराबर कितना हो जाएगा,
एक बराबर अगर 11 हो गया तो दो बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 22 में से 10 लड़के छोड़ के जा चुके हैं तो कितने बचे होंगे, 12 लड़के बचे होंगे। यानी अब प्रेजेंट में कितने लड़के होंगे, 12। और अगर शुरुआत में पूछा जाता तो 22 होता। ठीक है, क्रॉस मेथड लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 24। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे दोस्त कि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 जो है वो लड़कियां हैं और शेष लड़के। चुनाव वाले क्वेश्चन कब होंगे, चुनाव वाले क्वेश्चन कुछ तो कल करा दूंगा और बाकी के चुनाव वाले क्वेश्चन परसेंटेज में होंगे। जिनमें रेशो का यूज है वो मैं कल करा दूंगा, है ना। कल हम लोग कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ उन क्वेश्चंस को भी कवर करने के। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। बेटा पहले वाले मेथड में कुछ नहीं है, मैं बस लिख देता हूं, सॉल्व आप कर लेना, है ना। फिर सॉल्व आप कर लेना, मैं बस लिख देता हूं। यहां एक पहले वाला मेथड लिख देता हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं इसको मान लीजिए 2a और इसको मान लीजिए 5a। ठीक है, 2a में से 10 बच्चे चले गए हैं तो अब इतने बचे होंगे। और 5a में जो है वो 20 लड़कियां बढ़ गई हैं, अब इतने हो गए होंगे। तो दोनों का रेशो अब कितना हो गया, 4/25 हो गया। एक्चुअल में ये भी क्रॉस ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कर रहे हैं। जो मैं यहां आपको रटवाने की कोशिश कर रहा हूं वो इसका ट्रेडिशनल मेथड ये है। ठीक है, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू 11 आएगी यहां से सॉल्व करके। तो ए की वैल्यू यहां रख दीजिए, 11 दूनी 22। शुरुआत में लड़के थे, 22 में से 10 जाएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, कल सैटरडे, कल क्लास नहीं, परसों अर्थ वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। अरे कल परसों खत्म नहीं होगा तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। अर्थ वाले क्वेश्चन है इसमें आज, है ना। अर्थ वाले क्वेश्चन मेरे दोस्त हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि अर्थ वाले क्वेश्चन नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, पर थोड़ा सा वो है ना, धीमा चल रहा है। अनुक्रमान ये रहा, संपूर्ण पृथ्वी पर जल और संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनकी टेंशन मत लीजिए। आप फटाफट 24 का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 12 होगा। बेटा बाद की संख्या पूछी है तो 12 होगा, अभिमन्यु। और जो शुरू की संख्या पूछता तो 22 होता। किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग जो है वो लड़कियां हैं। अगर टोटल 8 बच्चे हैं तो उसमें से 3 क्या है, वो लड़कियां हैं। अगर गर्ल्स 3 है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे बॉयज 5 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 8 है। उसने कहा है लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है। अब आपको यह है लड़कों की संख्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये मेरे दोस्त लड़कों की संख्या है, आपको इसका 1/3 निकालना है। आप ये कहेंगे जी इसका 1/3 जो आएगा वो 5/3 आएगा। यानी कि आप यहां कोई ऐसी वैल्यू मान लो जिसका 1/3 जो है वो आसानी से निकाला जा सके। तो मैं कहूंगा इसका 1/3 निकालने के लिए आप यहां 3 की गुणा पहले कर दो और यहां 3 की गुणा कर दो। क्या पूरे रेशो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई चेंज आता है, तो आप कहेंगे कोई चेंज नहीं आता है। यानी मैं 3-5 के रेशो को लिख सकता हूं 9-15। भाई 9-15 का भी रेशो कितना आएगा, 3-5 ही रेशो आएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन ने कहा है लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष से कम है। अगर टोटल लड़के 15 थे तो इसका 1/3 निकालेंगे तो 5 आएगा। यानी 5 छात्र ऐसे हैं जो 10 वर्ष से कम है। आगे आइए, लड़कियों की संख्या का 2/3, लड़कियों की संख्या 9 है, इसका 2/3 निकालेंगे तो बेटा आप कहेंगे 6 लड़कियां जो हैं, 6 लड़कियां जो हैं वो भी 10 वर्ष से कम की हैं। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, टोटल कितने छात्र हैं, लड़कियां 9 लड़के 15, तो टोटल 24 छात्र हैं। 24 छात्रों में से 11 छात्र ऐसे हैं जो 10 वर्ष से नीचे के हैं।
तो आप कहेंगे 24 में से 11 घटाया तो 13 छात्र ऐसे होंगे जो 10 वर्ष या 10 वर्ष से ज्यादा के होंगे। तो उसने क्वेश्चन ने कहा है ऐसे छात्रों की संख्या 260 है। तो क्या 13 की वैल्यू 260 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 20 हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा है विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो 15 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 20 तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो विद्यालय में मेरे दोस्त 300 लड़के हैं। विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो आप कहेंगे विद्यालय में 300 लड़के हैं। कुछ बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा, कल फ्राइडे है, हाँ कल फ्राइडे है, कल कराऊंगा। 3/8, 3/8 की वो बात कर रहा है। कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा जी ये 9/15 क्यों लिख दिया। 3/8 का मतलब है बेटा लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 है। 8 में से 3 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये केवल आप लोगों को रेशो दिया हुआ है 3/5 का, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसे 6 भी 2 की गुणा कर दीजिए, इसे 6×10 भी लिख सकते हैं। इसमें 3 की गुणा कर दीजिए, 3×3 = 9, 9×15 भी लिख सकते हैं। रेशो तो समान ही रहेगा ना, 3/5। रेशो सेम रखना है तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैंने 3 की गुणा क्यों करी है, जस्ट आपने लिखा 3/5 लिख दिया। उसने कहा लड़कों की संख्या का 1/3, तो 5 का 1/3 नहीं निकल के आएगा। तो मैंने सोचा यहां कोई ऐसी वैल्यू बना लूं जो 3 से आसानी से कट जाए, तो मैंने 3 की गुणा यहां कर दी और 3 की गुणा यहां कर दी। ठीक है, तो ये उसका भी वही मतलब है जो इसका मतलब था। बेटा इस रेशो का वही मतलब है जो इसका रेशो का था। 3×3 = 9, 3×5 = 15, वही तो मतलब है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा इसका लिखने का कारण क्या था, जस्ट इसका लिखने का कारण यह था कि मैं इसका 1/3 आसानी से निकाल पाऊंगा। ठीक है, अगर टोटल छात्र देखूंगा तो 24 हैं। 10 वर्ष से कम छात्र जो हैं वो 11 हैं। 24 में से 11 घटाऊंगा तो 13 छात्र ऐसे होंगे जो 10 वर्ष या उससे अधिक के होंगे। तो बेटा उसने 260 दिए हैं ऐसे छात्र, तो एक पार्ट की वैल्यू 20 आएगी। टोटल लड़के पूछा है, 15 पार्ट की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है। हाँ गुरुजी आपने सिक्कों के क्वेश्चन बहुत कराए हैं, बेटा मैं सिक्कों के क्वेश्चन आज भी लाया हूं। ठीक है, नहीं होगा कल, नहीं होगा मंडे में करा दूंगा, ऐसे खत्म नहीं करूंगा, आप टेंशन मत लो। जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है और उसके हर में 12 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। जब इसके अंश और हर में से 2 घटाया जाता है तो भिन्न 1/8 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, मूल भिन्न क्या होगी। बेटा 6 तारीख के बाद बढ़ाऊंगा, टाइम थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो एक बार नवीन भाई से बात करके, क्योंकि उनकी भी क्लास होती है 8 बजे, एक बार तब मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं जो फ्री हो जाऊंगा सुबह के टाइम से वो 6-7 तारीख में फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद आपका टाइम बढ़ा सकता हूं, लेकिन उस टाइम पे नवीन भाई भी फ्री होने चाहिए जो वो थोड़ा सा अपने टाइम को आगे कर सके। ठीक है, देखिए जब भी इस क्वेश्चन को करने के होते हैं 2 मेथड। जब भी वो आपसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ बढ़ाने घटाने के बाद आप लोगों को दे तो, और मूल भिन्न यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन आप लोगों से पूछे, तो इसके होते हैं 2 तरीके। पहला तरीका होता है कि इसे आप लोग XY मेथड से जाओ। दूसरा तरीका यह होता है 8 क्यों नहीं रखा, सच में सच में आप लोग SI की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, सच में ही SI की तैयारी कर रहे हैं। 3/8 लड़के हैं, टोटल में 3/8 लड़के हैं, तो इसका मतलब मुझे समझा दीजिए इसका मतलब क्या है। यानी 8 अगर टोटल है तो उसमें से 3 लड़के हैं। 3 लड़के हैं, इस बात का मतलब ये है। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 5 नहीं होंगी। 8 में से 3 गया, 5 नहीं बचेगा। भाई थोड़ा सा समझा करो यार, क्या चीज आप लोग पूछ रहे हो। आप 6.5 से कर दीजिए। 6.5 से बेटा पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर जाना होता है, पॉसिबल नहीं है। हाँ 9 से 10 के लिए सर से बात करता हूं अगर वो तैयार होते हैं। ठीक है, देखिए जब किसी भिन्न के अंश में, मैं दोनों मेथड आपको समझाता हूं, दोनों मेथड आप लोग समझना है ना। जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है तो सबसे पहले एक भिन्न मानो। भिन्न ऐसी होती है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं।
तो मैंने न्यूमरेटर x ले लिया, डिनोमिनेटर y ले लिया। जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है, अंश होता है ऊपर का पार्ट, इसमें 8 जोड़ दिया, और उसके हर में से 12, उसके हर में 12 जोड़ा जाता है, 12 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाती है? तो उसने कहा है भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो मेरे दोस्त ऐसे केस में दो इक्वेशन आपके पास बनेंगी। आप 2 की गुणा यहां करिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 16 इज इक्वल टू, आप इसकी गुणा इसमें करिए तो y प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे 2x माइनस वाई जो है वो उधर जाएगा, 12 में से 16 जाएगा, -4। ये पहली इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। ठीक है, दूसरे में वो कह रहा है जब इसके अंश और हर में से 2 घटाया जाता है, मूल भिन्न कितनी थी? x अपॉन वाई, इसके अंश में से भी 2 घटा दो, इसके हर में से भी 2 घटा दो, तो उसने कहा है भिन्न 1/8 हो जाती है। तो यहां से एक इक्वेशन बना लो, 8x माइनस 16 हो जाएगा, और यहां पे y -2 हो जाएगा। तो ये यहां पे आएगा 8x माइनस वाई हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर मैं यहां से देखूं तो ये 8x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 14 आ चुकी है दूसरी इक्वेशन से। अब दोनों इस वाली में से इसे घटा दो, घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस होगी, y से y कट जाएगा, 2x में से 8x जाएंगे, माइनस का 6x बचेगा, और माइनस के 4 और माइनस के 14 माइनस के 18 होंगे। तो यहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 आ चुकी है, 8 3 24 हो जाएंगे, 24 में से 14 जाएगा तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 आ चुकी है, y की वैल्यू 10 आ चुकी है, आपसे मूल भिन्न पूछा है, तो सवाल का जवाब x अपॉन वाई यानी 3/10 आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊं ये पहला मेथड था। अच्छा, इस मेथड की भी क्या कभी कोई जरूरत पड़ती है? क्या इस मेथड को लगाना पड़ेगा कभी किसी क्वेश्चन में हमें? तो मैं कहूंगा बिल्कुल लगाना पड़ेगा। अगर वो आपसे अंश और हर का योग पूछ लेता है, मूल भिन्न ना पूछ के, जैसे उसने यहां मूल भिन्न पूछा है, अगर मूल भिन्न ना पूछ के अगर वो आप लोगों से योग पूछ लेता है तो आपको मेथड से ही जाना होगा। लेकिन अगर उसने मूल भिन्न पूछा है, मूल भिन्न पूछा है, तो आप उस क्वेश्चन को हमेशा बाई ऑप्शन करेंगे। अगर उसने ओरिजिनल फ्रैक्शन आपसे पूछा है तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा बाई ऑप्शन करेंगे। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि पहली भिन्न मैंने मान ली भैया, इसका आंसर 9/19 है, तो अब आप जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे करते चलो। अंश में 8 जोड़ो, 9 में 8 जोड़ा 17 हो जाएगा, हर में 12 जोड़ो, 19 में 12 जोड़ा 31 हो जाएगा। तो क्या नई भिन्न 1/2 बन जाती है? बिल्कुल नहीं बनती, तो जवाब ये नहीं होगा। दूसरी, अब 3/10 लेते हैं, इसके अंश में 8 जोड़िए, 8 और 3 11 हो जाएगा, इसके हर में 12 जोड़िए, 11 12 जोड़ेंगे 10 में 22 हो जाएगा। क्या भिन्न जो है वो 1/2 बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी, हो सकता है। दूसरी वाली कंडीशन देखिए, इसके अंश और हर में से 2 घटाओ, 3 में से 2 घटाया 1 आया, 10 में से 2 घटाया तो 8 आया, तो भिन्न 1/8 हो जाती है, बिल्कुल हो जा रही है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हम इस वाले मेथड को लगाएंगे कहां? केवल तब लगाएंगे जब वो हमसे ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछेगा, जब वो हमसे मूल भिन्न पूछेगा। लेकिन अगर उसने कुछ लोचा कर दिया, उसने कह दिया कि अंश और हर का योग क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या होगा, तो फिर तो ऑप्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम दिया होगा ना, फिर ऑप्शन से नहीं जाना है, फिर आप लोगों को मेथड से जाना है। और अगर आप मैथ को वास्तव में मजबूत कर सकते हो, करना चाहते हो, तो आप लोगों को दोनों मेथड आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर दिमाग में होंगे तो बहुत जल्दी आप निष्कर्ष कर पाओगे कि यहां कौन से मेथड का यूज करना है। मैं आपको बता चुका हूं, अपनी कॉपी में लिख लेना इस बात को कि अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन हमसे पूछी है तो हमेशा बाई ऑप्शन जाऊंगा। हैं? पहले आप 5 बता रहे, पहले 5 बता रहे, फिर 10 बता रहे, अब 16 बता रहे हैं। क्या क्या बता रहा हूं? 5 और 10? भाई मुझे समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में कि आप बोलना क्या चाह रहे हो।
सागर। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, मूल भिन्न आपने मान ली एक्स अपॉन वाई। ध्यान से सुनिए, उसमें 8 जोड़ा जाता है, अंश में 8 जोड़ा जाता है, हर में 12 जोड़ा जाता है, दोनों का रेशो 1/2 हो जाता है। यहां से सॉल्व करा, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। दूसरे केस में अंश और हर में से दोनों में से 2 घटाया जाता है, रेशो ये हो जाता है। यहां से इक्वेशन ये आ गई। दोनों को सॉल्व करेंगे, यहां से x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू 3, यहां रख दीजिए x की वैल्यू 3, 8 तिया 24, 24 में से 14 जाएंगे तो 10 बचेगा, y की वैल्यू 10। तो दोनों का रेशो कितना आएगा, 3/10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं एक बार। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, अंश ज्ञात कीजिए, अंश पूछना चाह रहा है, इसमें अंश ज्ञात कीजिए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी। हाँ, किसी भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर भिन्न जो है वो 2/3 हो जाती है। यदि 1 और 3 को क्रम से अंश में से घटाया जाता है, अंश 1 और 3 को क्रम से अंश और हर में से घटाया जाता है, हर में जोड़ा जाता है, तो भिन्न 2/5 हो जाती है। तो इसमें खाली आपसे पूछा है अंश ज्ञात कीजिए, यानी फ्रैक्शन ही पूछना चाह रहा है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन ये है मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मूल भिन्न पूछना चाह रहा है तो हम लोग ऑप्शन से कर देंगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। चलिए, मूल भिन्न क्या होगी, अब ध्यान से सुनिए बेटा, ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन ले लिया मैंने 5/7। ठीक है, उसने कहा है अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर, जब 3 जोड़ा और इसमें 5 जोड़ा तो यहां कितना आ गया, 8/12 आ गया। क्या रेशो 2-3 दे रखा है, तो उसने कहा है 2-3 हो जाता है। बिल्कुल सही बात बैठ रही है। अगली कंडीशन चेक करिए, यदि 1 और 3 को क्रम से अंश में घटाया जाता है, 5 में से 1 घटाया तो 4 आया, और 3 को हर में जोड़ा जाता है, 7 में 3 जोड़ा तो 10 आया, तो रेशो 2-5 होना चाहिए। तो उसने कहा है रेशो 2-5 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। मेरे दोस्त आपने एक मूल भिन्न उठाई, कंडीशन चेक की, अंश में 3 जोड़ो और हर में 5 जोड़ो। 5 में 3 जोड़ा 8 आया, हर में 3 जोड़ 4 5 जोड़ो तो 7 में 5 जोड़ा 12 आया। तो रेशो क्या है, 2-3 आ रहा है, उसने भी रेशो 2-3 दिया है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि 1 को तो अंश में से घटाओ और 3 को हर में जोड़ दो। 1 को अंश में से घटाओगे 4 आएगा, और 3 को हर में जोड़ दोगे तो 10 आएगा। तो रेशो 2-5 हो जाता है। तो उसने कहा रेशो 2-5 हो जाता है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने है। ये है दोस्त मेरे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं लैंग्वेज वाले, जिसमें पैर और सिर वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप देख लीजिए पहले एक बार कैसी सीट मैंने बना रखी है। ये कुछ पैर और सिर वाले क्वेश्चन हैं। ये आपके अर्थ और वो वाले थल और जल वाले क्वेश्चन हैं। और ये आपके वही है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर साउथर्न हेमिस्फेयर वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं, पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है। ये क्वेश्चन ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन रख रखे हैं। किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, ये परसेंटेज में भी यूज होगा, रेशो में भी 1-2 करा दूंगा। यहां देखेंगे ये भी क्वेश्चन है। अगर आपने कहा था जी सिक्कों के क्वेश्चन पे थोड़ी मेहनत कम हुई है, तो ये मैंने सिक्के के क्वेश्चन रख रखे हैं, 5 क्वेश्चन सिक्के के रख रखे हैं। ये रे 5 क्वेश्चन सिक्कों के। आगे बढ़ते हैं, ये बच्चा क्रॉस मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस रख रखे हैं, 3 क्वेश्चन क्रॉस मेथड पे बेस्ड होंगे। और यहां आके जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये मैंने वो छलांग वाले क्वेश्चन भी रख रखे हैं, वो छलांग जो लगाते हैं। और यहां पे हम लोगों का ये चैप्टर 47 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन, कल ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, फिर मंडे में हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे। 4-5 दिन की बात है, फिर हम लोग टाइम बढ़ाएंगे दोस्त, हो जाएगा, चीजें कवर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में मुझे बताना है कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूं, 1 मिनट का टाइम आप लोगों को खर्च करूंगा। एक तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा घर भी मेहनत करेंगे तो चीजें ज्यादा बेटर हो पाएंगी। क्योंकि बच्चे आप लोग मुझसे वो चीजें पूछ रहे होते हो जिन चीजें को पूछने का कोई तुक ही नहीं रहता। मतलब आप ग्रेजुएशन, अगर आप यूपीएसआई की तरफ जा रहे हैं या यूपी कांस्टेबल की भी तरफ जा रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं, तो 12th तो पास की होगी। और 12th पास की होगी तो ये छोटी मोटी चीजों पर पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, छोटी मोटी चीजों पर पकड़ होनी चाहिए मेरे दोस्त।
तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब क्लास में आया करो तो थोड़ा सा आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले बेसिक चीजों को देख लिया करो। उसके बाद क्लास में आओगे तो और बेटर समझ में आएगा। मैं समझाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये सोचकर, मैं ये देखकर ताज्जुब हूं कि मतलब 10 क्लास हम लोगों की रेशो में बन चुकी हैं जो बननी नहीं चाहिए थी। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जब टाइम बढ़ जाएगा तो ये क्लासेस भी कम हो जाएंगी, पर चीजें समझ में बेटर तरीके से आनी चाहिए। रेशो के बाद जो हम चालू करेंगे वो पार्टनरशिप चालू करेंगे। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।